हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। यानी इंडिया में जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय वीमेन इमेंसिपेशन किस तरह से हुआ है, इस सब को हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, 1850 ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलेगा कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे अब उनका प्राइमरी फोकस रहेगा, प्राइमरी गोल रहेगा वीमेन इमेंसिपेशन और गर्ल्स की प्राइमरी एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट करना है। तो इस डायरेक्शन में सबसे प्रोमिनेंट रोल जिस रिफॉर्मर ने प्ले किया उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले ने गर्ल्स के लिए ट्रेडिशनल स्कूल जो हैं वो इस्टेब्लिश किए। तो देखिए, सावित्रीबाई फुले वो फर्स्ट रिफॉर्मर हैं। शी बिकेम द फर्स्ट रिफॉर्मर हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ट्रेडिशनल स्कूल्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन, यानी गर्ल्स के एजुकेशन के लिए इन्होंने ट्रेडिशनल स्कूल जो हैं वो इस्टेब्लिश किए। इसके बाद में हमें एक ब्रिटिश रिफॉर्मर देखने को मिलेंगे, जेईडी बेथून, जिन्होंने कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया बेथून स्कूल। इसके बाद में सेकंड रिफॉर्मर हमें देखने को मिलेंगे वो है जेईडी बेथून। जेईडी बेथून, व्हाट ही डिड, he established school for girls at Calcutta। तो इन्होंने कैलकाटा में गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसको पॉपुलरली जाना जाता है बेथून स्कूल के नाम से। सो दिस इज बेथून स्कूल। और यहीं से हमें देखने को मिलेगा कि एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया जिसमें विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा और ये ट्रेंड जो है काफ़ी लॉन्ग वे जाएगा इसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल के समय। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, इंडिया के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, उनका जोर रहता है कि किस तरह से गर्ल्स की प्राइमरी एजुकेशन को हम प्रमोट करें, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें चाइल्ड मैरिज को रोकना है। तो इस समय बॉम्बे के एक ग्रेट रिफॉर्मर हैं बीएम मालाबारी, उन्होंने एक एजिटेशन चलाया और इस एजिटेशन के प्रेशर में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया 1891 में। तो देखिए, इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड जब चलता है तो आगे चल करके जो सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, अब उनका एक और गोल हमें देखने को मिलेगा। वो चाहते हैं कि अगर गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है तो इस डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना होगा। दैट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकना है, चाइल्ड मैरिज शुड बी प्रोहिबिटेड, इसको प्रोहिबिट करना होगा, इसको रोकना पड़ेगा। और इस डायरेक्शन में हमें बॉम्बे के एक ग्रेट रिफॉर्मर बीएम मालाबारी देखने को मिलेंगे जो एक एजिटेशन चलाएंगे और उनके प्रेशर में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्ट करती है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो यहां पर देख लीजिए, बीएम मालाबारी, he was a great reformer from Bombay, reformer from Bombay, ठीक है। बीएम मालाबारी एक एजिटेशन स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहिए और इन्हीं के प्रेशर में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एनेक्ट करती है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको इतना प्रेशराइज किया, इन्होंने प्रेशर डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एनेक्टेड एज ऑफ कंसेंट एक्ट।
consent एक्ट, ईयर वॉज 1891। तो देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है एनेक्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा कि एक तरफ गर्ल्स की कितनी एज होनी चाहिए शादी के लिए, मैरिजेबल एज, और बॉयज़ की, गर्ल्स की एज को 12 ईयर्स तक फिक्स किया गया और बॉयज़ की एज को 14 ईयर्स तक फिक्स किया गया। तो बीएम मालाबरी चाहते थे कि एक मैंडेटरी फैशन में, यानी हमें बहुत ज़रूरी है इस समय में कि गर्ल्स की जो मिनिमम एज हो शादी की उसे हम फिक्स कर दे। इस चीज़ के लिए जो उन्होंने एजिटेशन चलाया, उसी एजिटेशन के चलते हमें देखने को मिलेगा कि 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया उसके तहत गर्ल्स को मिनिमम एज उनकी मैरिज के लिए 12 फिक्स की गई और बॉयज़ की 14 फिक्स की गई। और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि बाल गंगाधर तिलक इस एक्ट के विरोध में खड़े होते हैं। दिस एक्ट वॉज अपोज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो क्यों इस एक्ट को अपोज करते हैं। तिलक साहब का मानना था कि ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से हमारे सोसाइटी और हमारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो हमें खुद से रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ब्रिटिशर्स को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर क्या है, अपोज करते हैं इसको। अब देखिए जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो हमें देखने को मिलेगा कि प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत टाइम से चलती आ रही थी, लेकिन अब इलीट फैमिलीज से, इलीट सेक्शन से जो गर्ल्स थी उनके लिए हमें देखने को मिलेगा कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत थी। और इस डायरेक्शन में बॉम्बे के एक और रिफॉर्मर जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, वो कंट्रीब्यूशन देंगे, वो हैं D.K. कार्वे। तो देखिए बॉम्बे में D.K. कार्वे जो हैं, देखिए बॉम्बे में D.K. कार्वे जो हैं वो इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करते हैं, इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी, एंड द ईयर वॉज 1916 when he established Indian Women's University to promote higher education among girls। ठीक है, तो लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और इस समय देखने को मिलेगा कि गर्ल्स में भी हायर एजुकेशन जो है वो कौन सी सोसाइटी का कौन सा सेक्शन जो है वो हायर एजुकेशन को एक्वायर कर सकता है, तो जो इलीट क्लास होगी वही हायर एजुकेशन को एक्वायर कर सकेंगी। तो 1916 में इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की गई D.K. कार्वे के द्वारा, तो ये बॉम्बे में इस्टेब्लिश की गई थी, प्लेस वॉज बॉम्बे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है कि बॉम्बे में D.K. कार्वे ने इस्टेब्लिश की थी इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी ताकि हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। और इसी डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा कि मार्गरेट जो है कजिन्स, या आप उन्हें मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन्स भी कह सकते हैं, तो वो आगे चल करके आएंगी और सरोजनी नायडू के साथ में मिलकर के एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती हैं, जहां पर विमेन के राइट्स को, ठीक है, डिमांड किया जाता है उस प्लेटफॉर्म से। तो नेक्स्ट थिंग इज मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन्स जो हैं, मार्गरेट एलिजाबेथ cousins, what they did, they along with सरोजनी नायडू इंडियन वीमेन लीडर थी, सरोजनी नायडू, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे इस्टेब्लिश्ड ए रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन was Indian Women Conference, and this organization was established in the year 1927, and the organization was Indian Women
कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन वीमेन कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश किया गया। और यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि इस प्लेटफॉर्म से क्या डिमांड्स की जाएंगी। सबसे पहली डिमांड जो की गई, दैट डिमांड वाज वोटिंग राइट्स फॉर वीमेन। वीमेन के लिए वोट का राइट जो है वो मांगा जाएगा। दैट वाज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, क्योंकि वीमेन को अभी राइट टू वोट जो है वो नहीं मिला था। और दूसरी चीज़ था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ से चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने की डिमांड उठेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, प्रेशराइज किया जाएगा कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर वो कानून बनाएं। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इसी इंडियन वीमेन कॉन्फ्रेंस के बनाए हुए प्रेशर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1930 में शारदा एक्ट जो है वो पास करती है। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड शारदा एक्ट ऑफ 1930, शारदा एक्ट ऑफ 1930। और ये शारदा एक्ट के तहत हमें देखने को मिलेगा कि इंडियन वीमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये कहती कि चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहिए और वीमेन की मैरिजेबल एज को इन्हांस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की मिनिमम एज जो शादी के लिए है वो बढ़ा करके 12 से कितनी कर दी गई, 14 कर दी गई, और लड़कों के लिए 18 कर दी गई। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके ज़रिए गर्ल्स के लिए मिनिमम एज वॉज फिक्स्ड एट 14 ईयर्स, फॉर बॉयज़ it was fixed at 18 years according to the शारदा एक्ट ऑफ 1930। तो देखिए ये जो शारदा एक्ट है 1930 का, जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है, तो ये आज़ादी तक और आज़ादी के बाद भी काफ़ी समय तक एप्लीकेबल रहेगा। जबकि 1978 में आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो पास किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है, जो कि अभी तक कंटेम्प्रेरी टाइम तक वही चलता आ रहा है इंडिया में। सो द नेक्स्ट एक्ट इज चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, and it was enacted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया इन 1978, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैरिज के लिए एज जो है वो फिक्स की गई, दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए फिक्स की गई। तो देखिए गर्ल्स के लिए जो एज है और बॉयज़ के लिए जो एज है वो कितनी फिक्स की गई, मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स वाज फिक्स्ड एट 18 ईयर्स, की 18 साल की लड़की शादी कर सकती है कानूनन। और बॉयज़ के लिए कहा गया कि 21 ईयर्स का लड़का जो है वो कानूनन शादी कर सकता है। दैट मीन्स कि मिनिमम एज फॉर मैरिज, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स वाज फिक्स्ड एट 18 ईयर्स, whereas minimum age of marriage for boys was fixed at 21 years। तो ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यही कानून जो है यानी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1978 जो अभी तक चलता आ रहा है, जहां पर लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकती और लड़कों की शादी जो है 21 साल से पहले नहीं हो सकती। तो देखिए किस तरह से विमेन इमेंसिपेशन समय के साथ में किस तरीके से रिफॉर्मर्स ने जो स्टेप लिए, ब्रिटिश अथॉरिटी को किस तरीके से प्रेशराइज किया और कानून बने, रिफॉर्म्स हुए, और आज़ादी के बाद में भी किस तरह से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को पास किया गया। तो ये आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब लोग ये वीडियोस बहुत एंजॉय कर रहे हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।